हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 28 जनवरी 2024 का करंट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। साथ में हम मध्य प्रदेश के हलवा प्रश्न और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा जिसका जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करना है। इसके साथ साथ हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताती जाती हूँ जो एग्ज़ाम में आने की जिनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो उनको भी आप करते जाइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी विकास विभाग आगामी 5 वर्षों में कितने सिंचाई क्षेत्र का विकास विस्तार करेगा। देखिए, आज सिंचाई से संबंधित कुछ बैठक हुई थी जिसमें इसके बारे में बात हुई थी। जितनी भी सिंचाई परियोजना है मध्य प्रदेश की, जिसको बढ़ानी है, सिंचाई विस्तार करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उपलब्ध हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो सके। तो इसी इसी के चलते नर्मदा घाटी विकास विभाग की भी बात हुई जिसमें ये बोला गया कि आगामी 2 वर्षों में 7 लाख हेक्टेयर और आगामी 5 वर्षों में कितनी सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना होगा। तो नर्मदा घाटी विकास विभाग जो है 2 वर्षों में 7 लाख हेक्टेयर करने वाली है और आगामी 5 वर्षों में 19 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करेगा। कितना करेगा? 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करेगा। ये याद रखना, आगामी 5 वर्षों में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो बैठक हुई थी उसमें बोला है कि जो आने वाले 2 वर्ष हैं उनमें 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र का विस्तार होगा और नर्मदा घाटी विकास विभाग 5 वर्ष में 19,55,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र का विकास करेगा। बात की जाए अगर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। 9 अगस्त 1985 को नर्मदा घाटी विकास परियोजना या नर्मदा घाटी विकास जो विभाग है उसका गठन हुआ था और यह भारत की सबसे बड़ी जो विकास परियोजनाओं में से है और दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से है। ये जो नर्मदा घाटी परियोजना है, इससे 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 मिलियन लोग इस अपनी भूमि से इसके कारण विस्थापित हो चुके हैं। तो याद रखिएगा, ये नर्मदा घाटी विकास जो विभाग है या जो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत गठित हुआ है, तो ये जो परियोजना है ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है और इससे जो हमें ये जो विद्युत मिलती है वो विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। मध्य प्रदेश में कितनी खदानें अभी हाल ही में आरंभ की गई हैं? 13, 6 या 7 या 8? तो देखो, मध्य प्रदेश में जो आने वाले जो साल हैं, आने वाले जो महीने हैं, उसमें नई नई खदानें मध्य प्रदेश में आरंभ की जाएंगी ताकि नए नए खनिजों का खनन हो सके। इसी के चलते मध्य प्रदेश में हाल ही में निर्णय लिया है कि आगामी 6 माह में मध्य प्रदेश में 13 खदानें आरंभ की जाएंगी। मध्य प्रदेश में जो खदानें स्वीकृत हैं अभी वर्तमान में, कहीं भी प्रदेश में कोई भी खदानें हो, अगर वो स्वीकृत होगी तभी उनमें से खनन हो सकेगा, तभी उनमें से खनिज निकाला जा सकेगा। तो मध्य प्रदेश में गौण खनिजों की 5,895 खदानें हैं और नॉर्मल खदानें अगर देखी जाए तो मध्य प्रदेश में कितनी नॉर्मल खदानें अभी आरंभ की जाएंगी, तो वो 13 खदानें आरंभ की जाएंगी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1962 में मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 में वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन दर कितना रहा है? तो हाल ही में इसके बारे में बताया है। कुछ और उपलब्धियां भी मध्य प्रदेश ने हासिल की हैं वो भी बताया है। तो 2021-22 में वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन दर जो रही है वो 28.9% रही है। छात्र नामांकन दर कितनी रही है? 28.9% रही है। और अगर राष्ट्रीय की बात करें कि राष्ट्रीय कितनी है, तो राष्ट्रीय 28.4 है और मध्य प्रदेश की 28.9 है। और ये इसमें कुछ वृद्धि भी हुई है, उसी वृद्धि के साथ ये 28.9 है, मतलब राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा रहा है। राष्ट्रीय औसत 28.4% है नामांकन की उच्च शिक्षा दर में। उच्च शिक्षा जो बच्चों का जो नामांकन होता है, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 28.9 है। मध्य प्रदेश में 18 से 23 वर्ष की आयु के जो युवा हैं उनका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, मतलब जो टोटल अगर देखा जाए जो उन्होंने नामांकन जो अनुपात है वो कितना रहा है? 28 मतलब ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि नामांकन दर कितनी रही है, वो कितने वर्ष से कितने बच्चों की रही है? 18 से 23 वर्ष जो स्टूडेंट कॉलेज में एनरोलमेंट कराते हैं, कॉलेज में प्रवेश लेते हैं उनका। और राष्ट्रीय औसत कितना है? राष्ट्रीय औसत 28.4 है। मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय सहित 54 नए महाविद्यालय भी खोले गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश की हॉकी खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता? रजत, कांस्य, गोल्ड या कोई नहीं। देखो, तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं 2023 के, और 2022 के ये मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। जब ये पूरे के पूरे गेम एंड हो जाएंगे तो हमें हमारे मध्य प्रदेश ने टोटल कितने प्राइज जीते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज के जो 27 तारीख को मध्य प्रदेश की हॉकी खिलाड़ियों ने भी पदक जीता है, तो वो कौन सा जीता वो हम देखते हैं। देखो, मध्य प्रदेश की हॉकी खिलाड़ी में यहाँ पुरुष भी हुआ था और महिला, मतलब बालक वर्ग भी हुआ था और बालिका वर्ग भी हुआ था। तो बालक वर्ग में भी रजत पदक जीता है, और जो बालिका वर्ग है उसमें भी रजत पदक जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर हो रहे हैं? तमिलनाडु में हो रहे हैं, याद रखना। इसमें मध्य प्रदेश की बालक और बालिका वर्ग दोनों टीमों ने रजत पदक जीता है। अगला है, 5वीं एलुमनी मीट का शुभारंभ कहाँ हुआ? रीवा, बालाघाट, मंडला या सिंगरौली। तो जो 5वीं एलुमनी मीट का जो शुभारंभ हुआ है वो रीवा में एक विश्वविद्यालय है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के MBA विभाग की 5वीं एलुमनी मीट का शुभारंभ यहाँ पर हुआ। तो 5वीं एलुमनी मीट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? रीवा में हुआ है। 2 दिन तक ये चलेगा। इसमें देश विदेश से आए MBA के विभाग के पूर्व छात्र भी भाग ले रहे हैं। अगला है, अनुभूति कार्यक्रम शिविर का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वन विहार, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो अनुभूति जो कार्यक्रम शिविर है उसका जो आयोजन किया गया वो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 1979 में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और यहीं पर अनुभूति कार्यक्रम शिविर आयोजित किया गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी, होशंगाबाद सतपुड़ा में है ये। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के समन्वय से। हम अगर देखें कि मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड जो है वो 1978 में बना था। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास विभाग की स्थापना करें तो 1978 में बना था। और ये जो अभी आज जो 27 तारीख को क्या आयोजित हुआ? अनुभूति शिविर आयोजित हुआ है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है, मध्य प्रदेश में कितने PM श्री स्कूल स्थापित होंगे? 730, 740, 760 या 720। तो मध्य प्रदेश में 730 PM श्री स्कूल स्थापित होंगे। कितने? 730। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया हो। साथ में आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अक्सर 90.0 पर, या आप मुझे आकांक्षा शर्मा के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर। इंस्टाग्राम पे मेरा एक और अकाउंट है handwritten.fire, इस पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा सभी चीज़ों से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो 6260190944 यहाँ पे आपको मुझे हाई लिख कर भेजना है और सेव इट करके भेजना है। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। MPPSC प्रीलिम्स के नोट आफ्टर 2 डेज बाद बुकिंग लेना मैं स्टार्ट कर दूँगी। नए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी भाषा में जो भी नए टॉपिक जोड़े गए हैं उनकी, और साथ में हमारी जो MPPSC प्रीलिम्स का जो 2024 का जो प्रैक्टिस सेट है उसकी भी बुकिंग लेना स्टार्ट कर देंगे। मेंस के जो नोट्स रहेंगे हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपडेट होंगे वो आपको 1 वीक बाद मिलना स्टार्ट होंगे। उसकी बुकिंग 1 वीक बाद हम लेना स्टार्ट करेंगे। तो जो PM श्री स्कूल है वो कितने बनेंगे? 730 बनेंगे PM श्री स्कूल। इसके तहत 313 विकास खंडों में 626 और नगरीय निकायों में 104 सरकारी स्कूलों को विकसित किया जाएगा। यह स्कूल राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 में पहले चरण में 416 विद्यालयों की योजना के लिए 219 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के 104 सरकारी स्कूलों में रोबोटिक लैब भी स्थापित की जा रही है। ये भी याद रखना, मध्य प्रदेश के कितने स्कूलों में रोबोटिक लैब बनाई जा रही है? तो 104 सरकारी स्कूलों में रोबोटिक लैब बनाई जा रही है।
एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको, अगर आप लोगों ने बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, तो आपके लिए इसमें आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि जब ये जो 730 जो स्कूल खोले हैं ना, इनके लिए अब टीचर्स के लिए भी वैकेंसी निकलेंगी। जितने ये स्कूल स्वीकृत हुए हैं उतने ही पद भी स्वीकृत हुए हैं, तो उतनी ही टीचर की वैकेंसी भी आपकी बहुत जल्दी आनी है, बहुत सारी। तो जो लोग भी डीएड बीएड करके रखे हों, वो भी उनके लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी एक अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा मध्य प्रदेश की किस महिला खिलाड़ी को जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया? ये जगमोहन जो डालमिया हैं, ये आईसीसी के अध्यक्ष रहे हैं, और इनके नाम से ही ये जगमोहन डालमिया ट्रॉफी दी जाती है। इसको मिनी विश्व कप भी बोला जाता है। इनमें से किसको सम्मानित किया गया? पूजा वस्त्रकार, सौम्या तिवारी, वैष्णवी शर्मा या किरण शर्मा को? तो जो सौम्या तिवारी हैं वो वैष्णवी शर्मा है, ये दोनों मध्य प्रदेश की क्रिकेटर हैं, लेकिन इनको भी जगमोहन डालमिया मिला है और वैष्णवी को भी मिला है। लेकिन सौम्या तिवारी को 2021-22 के लिए मिला है और वैष्णवी शर्मा को 2022-23 के लिए मिला है। तो इन दोनों को ही ये अवार्ड मिला है। बेस्ट जूनियर जो प्लेयर है क्रिकेट में, बेस्ट जूनियर महिला प्लेयर जो है, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बीसीसीआई द्वारा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को बेस्ट परफॉर्मिंग एसोसिएशन का अवार्ड मिला। मध्य प्रदेश के 4 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें सौम्या तिवारी को 2021-22 और वैष्णवी शर्मा को 2022-23 के लिए बेस्ट जूनियर महिला क्रिकेटर का अवार्ड मिला। सारांश जैन जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्हें रणजी ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लाला अमरनाथ अवार्ड दिया गया है। अंकुश त्यागी को एम ए चिदम्बरम ट्रॉफी दी गई है। अंडर 23 वर्ग में जो खेल खेले जाते हैं उसमें इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए थे। ये अंकुश त्यागी शहडोल के हैं, इनको एम ए चिदम्बरम ट्रॉफी दी गई। डालमिया चैंपियंस ट्रॉफी को क्या बोला जाता है? मिनी वर्ल्ड कप भी बोला जाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब चलते चलते जो हमारे लास्ट में हलवा प्रश्न रहते हैं वो हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संत रविदास स्मारक कहाँ पर है? तो संत रविदास स्मारक सागर में। बहुत सारे स्मारक बनाए गए हैं इस साल मध्य प्रदेश में और बहुत सारे स्मारक प्रस्तावित भी हैं। तो संत रविदास कहाँ पर है? सागर में है। लोक माता अहिल्याबाई स्मारक कहाँ पर है? उस ग्वालियर में प्रस्तावित है। लोक माता अहिल्याबाई नाम सुन के ये मत सोचिएगा कि इंदौर में है। लोक माता जो अहिल्याबाई स्मारक है वो ग्वालियर में प्रस्तावित है। हिम्मत खां और बहादुर खां का स्मारक कहाँ पर है? हिम्मत खां और बहादुर खां का स्मारक सीहोर में है। टीटी नगर जो स्टेडियम है भोपाल में, वहाँ पर खेल संग्रहालय भी है। याद रखिए, आपसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में खेल संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल के जो टीटी नगर स्टेडियम है वहाँ पर खेल संग्रहालय है। दतिया रियासत का प्रथम शासक कौन है? भगवान राव बुंदेला दतिया रियासत का प्रथम शासक है। फ्रेंड न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स की हमारी पी सीरीज आ रही है डेली, 20 वीडियो उसमें हो चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। दतिया रियासत का प्रथम शासक कौन है? भगवान राव बुंदेला है। पन्ना रियासत की स्थापना किसने की थी? छत्रसाल बुंदेला ने पन्ना रियासत की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा जहांगीर महल कहाँ है? जहांगीर महल हुआ, हिंडोला महल हुआ, ये सब धार जिले में है। तो फ्रेंड ये हमारे हलवा प्रश्न कंप्लीट हुए। अब मैं आपसे आज का प्रश्न पूछती हूँ 28 जनवरी का, जो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। सभी लोग कमेंट करेंगे, आए अथवा ना आए। नहीं आए तो गूगल करिएगा, तो जिससे आपको याद भी हो जाएगा, और आता है तो करिएगा, छोड़िएगा मत। तो क्वेश्चन है, दूल्हा देव मंदिर कहाँ है? खजुराहो, धार, ओंकारेश्वर या महेश्वर? कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि दूल्हा देव मंदिर कहाँ है। सो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। कल हम नेक्स्ट दिन का पढ़ेंगे, साथ में दिन में एमपीपीएससी प्रीलिम्स की सीरीज़ बनेंगे। तो अभी कुछ दिनों के लिए मेंस की वीडियोस को रोका गया है, क्योंकि जैसे ही हमारे नोट्स प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि मैं नोट्स से ही आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो जैसे ही वो नोट्स प्रिपेयर होंगे तो वही उसके बाद ही हम मेंस की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।